हे एवरीवन, वेलकम सी ऑल टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज़ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर ये लॉ है क्या, एंड देन हम लोग जानेंगे इस लॉ की अजम्पशंस। ओके, एंड आफ्टर नोइंग ऑल दिस वी विल कम टू द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेशन। ऑलराइट, बिकॉज जब तक हमें इसकी अजम्पशंस नहीं पता होंगी तब तक हम इसकी डेरिवेशन नहीं कर सकते। ओके, सो विदाउट टेकिंग एज मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसको हम क्या कहते हैं? इस लॉ को मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। अब आखिर ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है क्या? तो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्या कर देना? डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन किस को डिस्ट्रीब्यूट करना? एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना। और किस में डिस्ट्रीब्यूट करना? अमंग सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि चाहे हम लोग कोई भी थर्मोडायनेमिक्स का टाइप पढ़ लें, हर थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच में हमने स्टडी किसको करना होता है? सिस्टम को करना होता है। और हमें पता है कि सिस्टम किससे बना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बना है, राइट। तो अब हम लोग इस लॉ के अंदर क्या पढ़ते हैं? हम लोग इस लॉ में ये पढ़ते हैं कि भाई कैसे टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को, सिस्टम की टोटल एनर्जी को सिस्टम के पार्टिकल्स में अलग अलग तरीके से बांटा जाए। आई बात समझ? ठीक है, देखो, तो दिस distribution law deals with the probability of total energy distribution among particles of system and leads to the concept of partition function। क्या कहा कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन डील करता है किसके साथ? विद द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं? चांसेस, राइट। जैसे एक कॉइन को हमने टॉस किया तो कितने चांसेस हैं? 2 चांसेस हैं, या तो क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, या क्या आ सकता है? टेल आ सकता है, लेकिन रिजल्ट में तो एक ही आएगा, है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किससे डील करता है? ये डील करता है कि भाई टोटल एनर्जी को सिस्टम के पार्टिकल्स के अंदर बांटने के तरीके क्या क्या हैं, प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, चांसेस क्या क्या हैं, हम कितने तरीके से सिस्टम की एनर्जी को सिस्टम के पार्टिकल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई बात समझ सबको अच्छे से? ठीक है, तो अब देखो, अब आगे हैं इस लॉ के कुछ एक अजम्पशंस। तो हेयर आर सम अजम्पशंस ऑफ द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सो देखिए, नंबर वन इज ईच पार्टिकल इज़ डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए एक फिगर भी ड्रा कर रही हूँ। ठीक है, ये देखो, ये क्या है? एक सिस्टम है, राइट। सपोज़ कि ये सिस्टम है और ये क्या है? इस सिस्टम के नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिससे ये सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि जो सिस्टम के पार्टिकल्स हैं ना, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। डिस्टिंग्विशेबल मतलब क्यों? हम उनको पहचान सकते हैं कि भाई ये पार्टिकल इससे अलग है, ये पार्टिकल इससे अलग है, हम पहचान सकते हैं। सारे के सारे पार्टिकल्स मतलब आइडेंटिकल नहीं है कि उन्हें पहचाना ना जा सके, सबको पहचाना जा सकता है, सब एक दूसरे से क्या है? अलग है। ठीक है, ऑल द पार्टिकल्स डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। ये जो पार्टिकल्स हैं सिस्टम के, सेकेंड अजम्पशंस क्या है कि ये ना तो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ना ही ये एक दूसरे से रिपेल करते हैं। आई बात समझ? ठीक है, नेक्स्ट इज देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन इन असाइनिंग एनर्जी लेवल्स टू द पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम। रिस्ट्रिक्शन मीन्स क्या होता है? कि कोई भी बाधा, है ना। तो कहते हैं देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन, कहते हैं कि भाई कोई भी बाधा नहीं है इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग। हम ये एज्यूम करके चलते हैं किसमें? पार्टिकल्स को अलग अलग एनर्जी लेवल असाइन करने में। ठीक है, जैसा अभी हमने यहाँ देखा कि ये सिस्टम है और सिस्टम के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। तो हम इसमें कोई भी पार्टिकल को कोई भी एनर्जी लेवल असाइन कर सकते हैं। ऐसा करने से हमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इस एजम्पशन का सीधा सा मतलब ये है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम आर लोकलाइज्ड, डेट इज फिक्स्ड। कहते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं ना सिस्टम के, वो क्या हैं? लोकलाइज्ड हैं, फिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो इधर इधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग एज्यूम करके चलते हैं पहले, ये अजम्पशंस हैं इस लॉ के। ओके, और इन्हीं अजम्पशंस के बेसिस पर हमारी जो है आगे इस लॉ की डेरिवेशन है वो बेस्ड है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स कम टू द डेरिवेशन ऑफ दिस लॉ। हाँ जी, डेरिवेशन। ठीक है, देखो, डेरिवेशन को हम लोगों ने स्टार्ट करना है एक सिस्टम को अज्यूम कर कर। ठीक है, बिकॉज
In thermodynamics, each and everything is about system. Okay, so consider a system made up of total n particles having total E एनर्जी. ठीक है, जैसे कि फॉर योर कन्वीनियंस आई एम ड्राइंग द फिगर हेयर. ठीक है, दीज ऑल आर पार्टिकल्स. अभी हमने क्या कंसीडर किया, हमने एक सिस्टम को कंसीडर किया जो कि टोटल n पार्टिकल से बना है ना. मीन्स इसके टोटल पार्टिकल n है, इंडिविजुअल की बात नहीं करी है. किसकी बात करी है? टोटल पार्टिकल कितने हैं? n है. और ऐसी टोटल एनर्जी कितनी है? E है. ठीक है, तो अभी जैसे कि ये सिस्टम आपको दिख रहा है और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये टोटल पार्टिकल n है. अगर हम इंडिविजुअल की बात करती हूँ तो मैं इनको इंडिविजुअल को देखो नेम दे रही हूँ, N0, N1, N2, N3, N4, N5. आ रही है बात समझ? N6. तो क्या है कि भाई इन पार्टिकल्स को ऐड करके ही तो बने ना टोटल पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, है ना. तो मैं इस n को क्या लिख सकती हूँ? मैं इस n को लिख सकती हूँ n इज इक्वल टू N0 प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस सो ऑन अप टू Ni. ठीक है, अभी कितने भी हो सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल. ठीक है, लेकिन इन सब को जोड़ के क्या बन रहा है? टोटल पार्टिकल ऑफ द सिस्टम बन रहा है. तो अगर इन सबको ऐड ही करना है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इस तरीके से लिख सकती हूँ, समीशन ऑफ Ni. इसका मतलब भी तो यही है कि सभी पार्टिकल्स को ऐड करके बन रहे हैं टोटल पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम. तो मैं इसको ऐसे लेंथी लिखने के बजाय मैंने इसको ऐसे लिख दिया. कोई दिक्कत? ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर दे दूँ 1. ओके, अब देखो ऑल द पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स. ठीक है, ये तो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं ना, ये दिख रहे हैं आपको सारे के सारे पार्टिकल्स. ये क्या है? अलग अलग एनर्जी लेवल्स में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, कोई किस एनर्जी लेवल में है तो कोई किस एनर्जी लेवल में है. तो हम लोग यहाँ लेट कर लेते हैं कि लेट N0 वाला पार्टिकल क्या है? E0 वाले एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है. ओके, N1 वाला पार्टिकल E1 वाले एनर्जी लेवल में है. ऐसे ही N2 वाला E2 में है एंड सो ऑन. इधर कर दो आप लोग Ni और ये Ei में है. ठीक है, तो अब मेरे को बतानी है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ओके, तो टोटल एनर्जी में कैसे बताऊंगी सिस्टम की? कि N0 E0 का प्रोडक्ट प्लस N1 E1 का प्रोडक्ट प्लस N2 E2 का प्रोडक्ट, ऐसे करते करते प्लस Ni Ei का प्रोडक्ट. ऐसे ही तो बताऊंगी कि भाई कौन सा पार्टिकल जिस एनर्जी शेल में है उसका प्रोडक्ट और इन सब का ऐड हमें क्या बताएगा? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बताएगा. राइट, तो इस वाली बात को भी तो मैं कुछ ऐसे लिख सकती हूँ ना, जैसे हमने नंबर ऑफ पार्टिकल को लिखा था. यहाँ भी तो मैं सबमिशन का यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि इन सभी का क्या हो रहा है? ऐड ही तो हो रहा है. तो जहाँ ऐड हो रहा होता है वहाँ हम सबमिशन का साइन लगा सकते हैं. ठीक है, Ni Ei. कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? क्लियर है सबको? इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2. राइट, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, क्या है? W क्या होता है? थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी. किसके इक्वल होता है? N फैक्टोरियल अपॉन में N0 फैक्टोरियल, नेक्स्ट N1 फैक्टोरियल, नेक्स्ट N2 फैक्टोरियल, N3 फैक्टोरियल, है ना, अप टू
सो ऑन, राइट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने नेचुरल लॉग लेना है दोनों साइड पे, यहाँ भी यहाँ भी। तो लिखो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बनेगी इक्वेशन, ln w इज इक्वल टू ln n फैक्टोरियल अपॉन में ln, अच्छा यहाँ देखो, इसको भी मैं क्या ऐसा लिख सकती हूँ, समीशन ऑफ ni। अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है, इसका फैक्टोरियल। अब देखो मैथ्स वाले बच्चे इस वाले स्टेप को अच्छे से समझ पाएंगे जो मैं करने जा रही हूँ। ln w इज इक्वल टू ln n फैक्टोरियल, इस वाली टर्म को मैं ऊपर ले जाऊँ तो किस में हो जाएगी, माइनस में, राइट, माइनस ln सिग्मा ni फैक्टोरियल, ठीक है, ln n फैक्टोरियल माइनस में, क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अप्लाई करेंगे स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन। क्या अप्लाई करेंगे, स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो देखो ये है n ln n फैक्टोरियल है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद हम इसको लिख सकते हैं n ln n माइनस n, और ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं, अगर मैं इस पर स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन लगाऊं, डेट इज ln सिग्मा ni फैक्टोरियल पर, तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा ni ln ni माइनस में सिग्मा ni, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों की वैल्यूज़ को कौन सी वाली इक्वेशन में डाल दोगे आप लोग, इस लास्ट वाली इक्वेशन में डाल दोगे, राइट। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर दे दो थर्ड, ओके। सो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर थर्ड। So equation third becomes n ln n minus n minus सिग्मा ni ln ni माइनस में सिग्मा ni, ठीक है। अब यहाँ देखो सिग्मा ni, हमने फर्स्ट इक्वेशन में सिग्मा ni को किसके इक्वल रखा था, n के इक्वल रखा था, यस और नो, यस। तो सिग्मा ni की वैल्यू को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से उठा लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, ओके। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट n is equal to sigma ni, right? So just putting values here. क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये बन जाएगी कुछ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ देखो ये माइनस बाहर है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो क्या बनती है इक्वेशन, देखो अब बन जाएगी इक्वेशन कुछ ऐसी, राइट। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, प्लस का n, और यहाँ क्या है, माइनस का n, है ना। तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो इनको उसको कैंसिल कर दो। और देखो कोई और टर्म है ऐसी जो आपस में ऐसे कैंसिल हो रही हो, नहीं है, तो बस फिर इक्वेशन को जो बच गया एज इट इज़ लिख दो। हाँ जी, तो ये जो इक्वेशन फॉर्म हुई ना, ये है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमने क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है इक्वेशन का। सो टेकिंग डिफ्रेंशिएशन, और लिख सकते हो डूइंग डिफ्रेंशिएशन ऑफ अबव इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर दे दो, फोर्थ दे दो बेसिक, ओके। टेकिंग डिफ्रेंशिएशन ऑफ अबव इक्वेशन, तो देखो
ओके, ठीक है, ये इक्वेशन फॉर्म हुई। तो अब हम लोग इस लॉ के अंदर ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो डिफरेंशिएशन होता है ना एल एंड डब्ल्यू का, वो क्या होता है, ज़ीरो। ठीक है, इट इज़ अज्यूम्ड दैट डिफरेंशिएशन ऑफ एल एंड डब्ल्यू इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो ये ज़ीरो हो गया यहाँ, तो बाकी की इक्वेशन एज सच। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब अगर हम इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखो n क्या है, कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। कांस्टेंट ही तो है ना टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, तो ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सिस्टम को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको पता होगा स्पेशली मैथ्स वाले बच्चों को कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी ज़ीरो, राइट। तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आंसर भी क्या आएगा, ज़ीरो। बात आ गई समझ में। तो अब हमारे पास सिर्फ कौन सी टर्म रह गई, सिर्फ ये वाली टर्म रह गई, ये वाली। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ उतार रही हूँ। ओके, अब देखो ये माइनस में है, उधर ले जाएंगे किस में हो जाएगी, प्लस में। ठीक है, अब ये तो ज़ीरो हो नहीं सकती, तो इसका तो हमें अल्टीमेटली डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा इसको हमें। तो देखो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, सपोज़ मेरे पास ये है यूवी को मैंने डिफरेंशिएट करना है, तो इसका रूल है कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो देखो अगर मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है किसको, वी को, राइट। तो मैं क्या करूँगी, यू को बाहर निकाल लूँगी एक बार और वी के साथ इसका डिफरेंशिएशन कर दूँगी। ठीक है, अब अगर मेरे को किसको करना है, यू को डिफरेंशिएट करना है, तो मैं वी को ऐसे लिख दूँगी और यू का डिफरेंशिएशन कर दूँगी। ऐसे करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब यहाँ देखो मेरे को इस वाली टर्म को डिफरेंशिएट करना है, तो मैं कैसे करूँगी, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैंने बताया। सबसे पहले अगर सपोज़ देखो मेरे को किसका डिफरेंशिएशन करना है, इस वाली टर्म का करना है, एन आई का करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी फिर, एल एन एन आई को बाहर लिख लिया और फिर किसका कर दिया, समीशन ऑफ डेल ऑफ एन आई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कौन सी वाली टर्म का करना है बताओ, अब मुझे इस वाली टर्म का करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, फिर क्या करूँ, एन आई को बाहर ले लूँ ना, ऐसा ही तो करूँगी। ठीक है, और फिर किसके साथ डेल लगा दूँ, एल एन एन आई के साथ डेल लग जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, कोई समस्या। ठीक है, वेट यहाँ देखो, यहाँ क्या है, डेल एल एन एन आई है ना। तो देखो हम लोग डेल एल एन एन आई को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल एन आई अपॉन में एन आई। ये एक रूल है। सपोज़ मेरे पास कोई एक्स है, ठीक है, तो मैं एल एन एक्स को डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ, तो इसको ऐसा करने से ये टर्म आती है। ठीक है, इसीलिए इसको ऐसा लिखा गया। ओके, तो मैथ्स वाले बच्चे रिलेट कर सकते हैं, और बायोलॉजी वाले बच्चे जितना ज़्यादा डेरिवेशंस को सॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा डेरिवेशंस को प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे वो भी सब चीज़ों को समझते जाएंगे। ठीक है, तो इसको बस मैं वैल्यू को उठा करके यहाँ रख रही हूँ। ठीक है, एन आई डेल एन एन आई अपॉन में एन आई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ देखो इस एन आई से ये टर्म कैंसिल हो रही है, बिल्कुल हो रही है ना। अच्छा, अब क्या बचा फिर मेरे पास, अच्छा यहाँ पर एक टर्म रह गई ना लिखनी, डेल एन आई। कुछ भी भूलना नहीं है, क्योंकि अगर कुछ भी भूल गए तो दुर्घटना वहीं घट जाएगी। फिर एल एन एन आई सिग्मा एन आई प्लस डेल एन आई प्लस डेल एन आई इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब यहाँ देखो क्या इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या है कॉमन, डेल एन आई यहाँ भी है, डेल एन आई यहाँ भी है, तो फिर दोनों को बाहर दोनों को कॉमन ले लें, कोई दिक्कत है। ठीक है, तो देखो क्या थी हमारी इक्वेशन, डेल सिग्मा एल एन एन आई प्लस 1 हो जाएगी। कब, जब मैं डेल एन आई को क्या करूँगी, कॉमन निकालूंगी। कोई दिक्कत है किसी को, हाँ जी, इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखो कहते हैं कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि n इज इक्वल टू
सिग्मा एन आई, ठीक है, एंड ई इज इक्वल टू सिग्मा एन आई ई आई, ऐसा ही है, ठीक है। तो अब कहता है कि इन दोनों इक्वेशन का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। और जब ऐसा करेंगे हम लोग तो ये क्या बन जाएगा, डेल एन आई, ठीक है, और ये ई क्या बन जाएगा, डेल ऑफ एन आई ई आई, राइट। अब कहता है कि नाउ ये इक्वेशन नंबर दे दो आप लोग इसको 5 और 6, कौन सा दोगे, 5 और 6। तो अब कहते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 बाय अल्फा एंड 6 बाय बीटा, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं फिर हम लोग, अल्फा से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हम लोगों ने बीटा से मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 ये बन गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जस्ट हम लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं, ठीक, ओके। अब यहाँ देखो आप लोग, इतना करने के बाद, ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एन की और ई की वैल्यू, ये जो दोनों इक्वेशंस हमें मिली हैं, 5th इक्वेशन और 6th इक्वेशन में अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई कराने के बाद, अब इन वैल्यूज़ को, इन इक्वेशंस को हम लोग क्या कर देते हैं, इस वाली ऊपर वाली इक्वेशन में ऐड कर देते हैं, ठीक है। इनको इक्वेशन नंबर दे दो आप लोग 7, इक्वेशन नंबर दे दो 8, और इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 5 प्राइम, ठीक है। तो लिखिए ऐड इक्वेशन 7 and 8 to इक्वेशन 5 प्राइम। कोई है दिक्कत, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 5 क्या है, ये वाली है ना, तो सबसे पहले तो इसी को उतार लो, समीशन ऑफ एल एन एन आई प्लस 1 डेल एन आई, क्लियर है। अब इस इक्वेशन में हमने इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, राइट। तो करो ऐड, क्या बनेगी, सिग्मा एन आई अल्फा प्लस सिग्मा डेल एन आई ई आई बीटा, है कोई दिक्कत, इज इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ देखो, अब ऐसा करने के बाद क्या इनमें कुछ कॉमन है, बिल्कुल है। एक तो ये सिग्मा देखो सब में कॉमन है ना, तो ये सिग्मा को बाहर ले लो, एल एन एन आई प्लस 1 डेल एन आई प्लस, सॉरी सिग्मा तो बाहर ले लिया हमने, फिर क्या बचेगा, डेल एन आई अल्फा प्लस डेल एन आई ई आई बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखो, अच्छा यहाँ तो भाई डेल एन आई भी कॉमन है, देखो तीनों में ही है, तो फिर डेल एन आई को भी साथ ही बाहर निकाल लेना था, चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग दोबारा लिख लेते हैं, डेल एन आई अल्फ़ा रह जाएगा इधर, और इधर रह जाएगा ई आई बीटा इज इक्वल बीटा, और इधर हमने क्या किया, कॉमन लिया ना, किसको लिया, डेल एन आई, और इधर आ गया 0, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, हम लोग 1 प्लस अल्फ़ा को एक साथ लिख देते हैं, ऐसा क्यों अभी बताऊंगी मैं। 1 प्लस अल्फ़ा को एक साथ लिख दो, और बाकी जो है उसको एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। अब हमने 1 प्लस अल्फ़ा को इसलिए साथ में रखा क्योंकि 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा की इक्वल होती है, ठीक है। तो अब इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी ना, तो फिर अब हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं, अल्फ़ा प्लस एल एन आई प्लस ई आई बीटा डेल एन आई इज इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट क्या है, 0 है ना, तो मतलब इनमें से कोई एक टर्म तो पक्का 0 है, या तो ये 0 है या ये 0 है ना।
तो अब देखो ये तो क्या है, डेल एन आई, मतलब कि ये तो एक चेंजिंग, एक वेरिएबल क्वांटिटी है, राइट। तो ये तो ज़ीरो नहीं हो सकती बिकॉज ये तो चेंज हो रही है ना, तो ये तो ज़ीरो हो ही नहीं सकती। तो इट मीन्स फिर ज़ीरो कौन सी टर्म है, ये वाली टर्म है, तो हम लोग इस वाली टर्म को ज़ीरो के इक्वल रख के चलते हैं, राइट। ठीक है, तो अब जब क्लियर, ठीक है। अब यहाँ देखो, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एल एन एन आई की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, एल एन एन आई की, तो जब हम लोग एल एन एन आई की वैल्यू निकालेंगे ना, तो देखो अल्फ़ा और ई आई बीटा को इधर ले जाते हैं, तो ये माइनस में हो जाएंगी टर्म्स, तो यहाँ मैं माइनस को बाहर कॉमन लेके लिख देती हूँ, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा समझना, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ से अब एल एन एन आई की वैल्यू ये आ गई, राइट। अब हम क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं, क्या करते हैं हम लोग, एंटी लॉग लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग। तो ऐसा करने से इक्वेशन क्या बनेगी, ऑन बोथ साइड्स, ये रह जाएगा एन आई, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई की पावर माइनस अल्फ़ा माइनस ई आई बीटा, ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा, राइट। तो अब हम लोग फिर इसको और थोड़ा खोल के लिख देते हैं, तो जब हम इसको खोल कर लिखेंगे तो क्या बनेगी इक्वेशन, ई की पावर माइनस अल्फ़ा ई की पावर माइनस ई आई बीटा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन में फिर से समेशन को इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। तो इंट्रोड्यूसिंग सबमिशन इन अबव इक्वेशन, तो क्या होगी इक्वेशन, फिर इक्वेशन बन जाएगी कुछ ऐसी, क्लियर है, ठीक है। अब मैं इस सबमिशन को आगे मल्टीप्लाई कराऊँ या ऐसे कराऊँ, कोई एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब सबमिशन ऑफ एन आई, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमें पता है ना कि सबमिशन ऑफ एन आई तो एन कैपिटल एन के इक्वल है ना, इक्वेशन हमें ये बात पता है, तो हम यहाँ वैल्यू डाल देते हैं उसकी, क्लियर है। अब यहाँ से ना हम लोग क्या करते हैं, ई अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये एन, ये वाली टर्म इसकी डिवाइड में चली जाएगी ना एन की, ये आ गई ई अल्फ़ा की वैल्यू, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब इसकी वैल्यू को हम लोग कौन सी वाली इक्वेशन में डाल रहे हैं, हम लोग इसकी वैल्यू को डाल रहे हैं इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप लोग 9, कौन सा दोगे, 9। ये जो 9th इक्वेशन है, हम लोग इसकी वैल्यू इस 9th वाली इक्वेशन में डाल रहे हैं, ठीक है। सो पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 9, तो क्या होगा, सबमिशन ऑफ एन आई इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय समीशन ऑफ ई की पावर माइनस ई बीटा, राइट, यही है, मल्टीप्लाई बाय समीशन ऑफ ई माइनस ई आई बीटा, ओके। अब यहाँ देखो, हमें पता है कि जो बीटा होता है ना, वो 1/KT के इक्वल होता है, ठीक है। ये
कैसे पता चला हमें? फ्रॉम बोल्ट्जमैन ला। सॉरी, मैं जो ये कहना चाह रही हूँ कि ये फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता चला, नॉट फ्रॉम बोल्ट्जमैन ला। फ्रॉम आइडियल गैस से हमें पता चला कि बीटा इज इक्वल टू 1/kT। और ये kT क्या है? ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है ये? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्लियर है? ठीक है, तो अब जस्ट हम लोग फिर बीटा की वैल्यू भी इसमें इंसर्ट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 10 दे दो इसको। ठीक है, तो इक्वेशन 10 में Ni इज इक्वल टू n अपॉन में समीशन ऑफ Ni माइनस का Ei, तो ये क्या बनेगा फिर? 1/kT, राइट। तो ये कुछ ऐसा ही बनेगा। क्लियर है? इनटू में समीशन ऑफ E माइनस का Ei, राइट। बाय में क्या है? kT। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इस n को इधर ले जाते, इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आएगा। Ni बाय में n समीशन ऑफ, इधर समीशन तो नहीं आएगा, इधर समीशन कहाँ से आ रहा है? अच्छा बेटे यहाँ देखो, यहाँ समीशन नहीं आना चाहिए हमारा, तो यहाँ हमने मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। तो देखो वो गलती हमने यहाँ ये कर दी कि इसको इक्वेशन 9 नहीं कंसीडर करना, इसको इक्वेशन 9 कंसीडर करना है। ठीक है, तो क्या होगा जब हम लोग इसके अंदर इसकी वैल्यू डालेंगे, तो ई अल्फ़ा की वैल्यू डल गई, तो यहाँ से समीशन अपने आप कैंसिल हो जाएगा क्योंकि समीशन है ही नहीं है। ठीक है, ये समीशन नहीं आएगा यहाँ पे, और यहाँ से कैंसिल हो गया तो फिर यहाँ से तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। e की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी, राइट। देन समीशन ऑफ e की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी। क्लियर? तो अब हमने क्या करना है, एक और फैक्टर को यहाँ इंट्रोड्यूस करना है, डेट इज़ जी आई। इसको इंट्रोड्यूस करना है हमने यहाँ पे जी आई को। ठीक है, तो ये जी आई क्या होता है भाई? स्टैटिस्टिकल वेट। क्या होता है? स्टैटिस्टिकल वेट। तो अब हम लोग इस स्टैटिस्टिकल वेट को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं। क्लियर? तो लिखो ऑन राइट साइड ऑफ इक्वेशन, राइट। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? जी आई ई की पावर समीशन ऑफ जी आई ई की पावर माइनस में ई आई अपॉन के टी। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि दिस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लीड्स टू पार्टीशन फंक्शन, है ना। तो वही बात यहाँ देखो प्रूफ होने वाली है। ये जो सिग्मा जी आई ई की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी है ना, इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ अ पार्टीशन फंक्शन। तो देखो राइज हो गया ना पार्टीशन फंक्शन का। क्लियर है? तो इस पूरी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू की इक्वल लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? सिग्मा
एन इज इक्वल टू जी आई की पावर माइनस का ई आई अपॉन के टी और नीचे क्या आ जाएगा क्यू। क्लियर। तो ये है हमारी फाइनल इक्वेशन, ये थी हमारी इस पूरी डेरिवेशन की डेस्टिनेशन। ठीक है। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लाई इक्वेशन। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।